देखो आज हमें सीबीएसई का सैम्पल पेपर डिस्कस करना है। ये डिस्कशन क्वेश्चंस के ऊपर नहीं है क्योंकि अभी मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं दिए थे। ये डिस्कशन है जो हमारा नया पैटर्न है या किस तरह का पेपर है, अ, किस चैप्टर का कितना वेटेज आया है या किस लेवल का पेपर आया है उस पर बात करने के लिए है। तो थोड़ी सी बात पहले उस पर कर लेते हैं, फिर मैं क्वेश्चंस की बात भी करूंगा ऑल्दो सारे सॉल्यूशंस की बात नहीं होगी। ठीक है, तो अगर हम देखें जो हमारा सैम्पल पेपर आया है उसमें 50 क्वेश्चंस हैं। let's see. ओके, तो जो हमारा सैम्पल पेपर आया है सबसे पहली बात तो ये उसमें कितने क्वेश्चंस हैं और कितने अटेम्प्ट करने हैं। सबको स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक। तो सबसे पहली बात अगर की जाए तो इस पेपर में 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। गलती से देखो चार्ट में सेक्शन सी में गलती हो गई है थोड़ी सी। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस हैं और उसमें से सिर्फ 16 अटेम्प्ट करने हैं, विच इज गुड। बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। 4 क्वेश्चंस छोड़ने के लिए मिलना है। जो 4 क्वेश्चन तुम्हें नहीं आते हो यू कैन एलिमिनेट दोज क्वेश्चंस। सिमिलर सिचुएशन सेक्शन बी में भी है, जिसमें अगेन 20 क्वेश्चंस हैं और 16 अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन सी जो है दैट इज पैराग्राफ बेस्ड, एक पैराग्राफ है Yes. और ईच पैराग्राफ पे बेस्ड 2 पैराग्राफ है, दोनों पे बेस्ड 5 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से तुम्हें 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर। अब ये किस लेवल के क्वेश्चन है, किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन लिया गया उसकी बात अगर करें तो मैंने चैप्टर वाइज एनालिसिस बनाई है पूरा देखकर। तो यू कैन ऑब्जर्व कि सारे चैप्टर्स से मिक्स क्वेश्चन है। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो ही जाता है, ऐसा नहीं कि सारे चैप्टर से इक्वल क्वेश्चन आएंगे। देयर आर 8 चैप्टर्स, 50 क्वेश्चंस हैं, तो ऑन एन एवरेज 6 क्वेश्चन पर चैप्टर आने चाहिए एंड अराउंड वही बन रहा है। बस प्रोबेबिलिटी और एरियाज रिलेटेड टू सर्कल में 1-2 क्वेश्चंस कम रह गए हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रायंगल्स, ट्रिग्नोमेट्री इसमें से एक आध क्वेश्चन ज़्यादा आ गए हैं। तो ये सैंपल पेपर में हुआ है, हो सकता है एक्चुअल पेपर में कोई किसी एक चैप्टर से क्वेश्चन कम हो जाए, किसी एक चैप्टर में बढ़ जाए। तो ओवरऑल सारे चैप्टर्स का वेटेज इक्वल है। ऐसा नहीं कोई चैप्टर बड़ा है तो उससे ज़्यादा क्वेश्चन आने हैं, कोई चैप्टर छोटा है तो उससे कम क्वेश्चन आने हैं। ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन हर चैप्टर तो मिनिमम 4-5 क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। किसी चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा आ जाएंगे विच वी कैन नॉट प्रिडिक्ट कि किससे ज़्यादा आए। तो हर चैप्टर पे हमें ध्यान देना है। बिल्कुल भी कहीं भी किसी भी चैप्टर में हमें लीनियंसी नहीं छोड़नी कि नहीं यार ये चैप्टर से कम आएगा छोड़ देते हैं। जो मोस्टली चैप्टर तो हमारे इजी हैं ही हैं और कोई डिफिकल्ट भी है तो कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं तो 40 में 40 मार्क्स स्कोर करने का गोल्डन चांस है। ठीक है, डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो देखो सेक्शन ए और सेक्शन बी को लेके बहुत लोगों को लग रहा हो कि इसमें डिफरेंस क्या है, एक साथ ही क्वेश्चन दे देते हैं। तो ऐसा नहीं है, डिफिकल्टी लेवल वाइज दोनों सेक्शन में डिफरेंशिएशन किया गया है। जो सेक्शन ए है हमारा उसमें काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं, अगर तुम ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो दोज क्वेश्चंस आर क्वाइट बेसिक, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो इस सेक्शन को तुम्हें थोड़ा जल्दी करना है और इस सेक्शन में कभी अटक रहे हो तो ये ध्यान दे लेना कि नहीं क्वेश्चन घुमा फिरा के नहीं पूछा गया होगा, शायद तुम कुछ मिस कर रहे हो क्योंकि इस सेक्शन में डिफिकल्ट क्वेश्चन आने के चांस बहुत कम है जिस तरह का पेपर अभी आया हुआ है। तो सेक्शन ए का मतलब ये है कि इजी लेवल। सेक्शन बी जो है उसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल बढ़ाई गई है। इसमें कुछ क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कॉन्सेप्चुअली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मैं हर साल उस पॉइंट को मेंशन जरूर करता हूँ, ऑल्दो उस पर बेस्ड क्वेश्चन पहले नहीं आते थे। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस की बात करूंगा, जो क्वेश्चंस अभी आए हैं हार्डली कॉन्सेप्चुअल बेस्ड आए। तो इस सेक्शन में हमें थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा देना होगा एज कम्पेयर टू सेक्शन ए। हो सकता है कुछ क्वेश्चन इस सेक्शन के डिफिकल्ट हों, तो इसमें बहुत ध्यान रखना है कि हमें इस सेक्शन में कहीं अटकना नहीं है। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हो तो उसको उस टाइम के लिए छोड़ देना है और वापस आएंगे लास्ट में सेक्शन को करने के लिए। ठीक है,
और जो सेक्शन सी है दैट इज पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, ये भी थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, एकदम इजी हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। और इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये मैंने पिछले साल भी देखा है कई स्कूलों के पेपर में या कई बुक्स में जो पैराग्राफ दिए हैं, कि 50% ऑफ द टाइम पैराग्राफ रेलेवेंट होता ही नहीं है। तुम क्वेश्चंस देखोगे तो बिना पैराग्राफ पढ़े भी क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो इस सेक्शन में तुम्हें एक काम ये करना है कि जब इस सेक्शन में आओगे तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेने हैं, बाद में पैराग्राफ पढ़ना है। कई बार ऐसा होता है कि पैराग्राफ होता है बहुत लंबा, पढ़ने में निकल गया तुम्हारे 3-4 मिनट, फिर क्वेश्चंस देखे तो पैराग्राफ से मतलब ही नहीं था, थ्योरी लिखी हुई थी कि पैराबोला क्या होता है या सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल क्या होती है, या कोई कहानी लिखी है कि कोई रोड है वो ऐसे टर्न हो रही है, और बाद में क्वेश्चंस देखे तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है, पैराग्राफ से कोई लेना देना था ही नहीं। ये इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन टाइप से नहीं है। बात समझ में आ रही सबको? यस सर। तो इस सेक्शन में पहला काम करेंगे, क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे, उससे तुम्हें देख के समझ में आ जाएगा कि अच्छा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत है या नहीं है। हो सकता है नीड हो ही ना, तो काम ही खत्म हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने में बहुत टाइम नहीं लगेगा तुम्हें, पैराग्राफ पढ़ने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। ठीक है? यस सर। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है ये समझो। अब ये कोई हार्ड एंड फास्ट स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, बट फिर भी एक स्टैंडर्ड जो एक टीचर के मुताबिक मैं बता सकता हूँ। तो तुम्हें जो सेक्शन ए है उसमें 25% ऑफ द टाइम देना है। 25% ऑफ टाइम मतलब है कि 20 मिनट्स देने हैं, क्योंकि तुम्हारा 90 मिनट का पेपर है, 25% एग्जैक्ट नहीं है। 90 मिनट के पेपर में 20 मिनट्स यू कैन गिव टू सेक्शन ए। उससे ज़्यादा जा रहा है तो दैट मीन्स या थोड़ा लेट हो गया है, कवर अप करो या छोड़ो इसको, आगे बढ़ो। ठीक है? ये एक तरह से तुम्हारी टाइम लिमिट है कि 20 मिनट के अंदर हमें पहले सेक्शन को ख़त्म कर देना। ठीक है? कुछ क्वेश्चन छूट जाए तो उनको छोड़ देना है और सेक्शन बी पर आ जाना। क्लियर हो गई बात? यस सर। यस। नेक्स्ट थिंग में क्या करनी है, सेक्शन बी में यू कैन हैव टाइम लिमिट ऑफ 30 मिनट्स। कि थोड़ा डिफिकल्ट सेक्शन है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो 20 की जगह 30 मिनट्स ले लिए चल जाएगा, कोई बात नहीं। इस तरह तुम्हारे 50 मिनट्स कवर हो गए। एंड सेक्शन सी जो पैराग्राफ वाला है उसको 5 मिनट्स में करने की कोशिश करनी है। तो ओवरऑल 1 आवर में तुम्हें अपने पेपर को एक बार पूरा ट्राई कर लेना है। इसका ये मतलब नहीं खत्म कर लेना, हो सकता है तुम्हारे 5 क्वेश्चंस रह गए हों, 35 हो गए हों, विच इज़ फाइन। ठीक है? ओएमआर को शुरू से नहीं भरना है, क्योंकि ओएमआर में प्रॉब्लम ये है कि अब तुम क्वेश्चंस को काट के ठीक नहीं कर सकते। एक बार जो भर दिया वो भर दिया, हो सकता है तुम बाद में देख भी लो कि तुमने गलत भर दिया है, बट फिर उसको ठीक करने का ऑप्शन नहीं होता है। ये पूरा कंप्यूटराइज चेकिंग होती है, तो इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। सब्जेक्टिव में तो क्या होता था, काट दो और फिर से कर दो, बट यहाँ ये ऑप्शन नहीं है। तो आई वुड सजेस्ट कि शुरुआत से ओएमआर ना भरो। अब इसका ये मतलब भी नहीं कि आखिर में बिल्कुल भरो, जब एकदम टाइम बिल्कुल कम बचा हो। और उसमें प्रॉब्लम क्या होगी, कई बार जल्दी जल्दी में ऑर्डर खराब हो जाता है कि 14 की जगह 15 का आंसर भर दिया, हो सकता है उसके बाद नीचे सारे ही गलत हो जाएं। एक ऑर्डर खराब हुआ, सारे लगातार खराब हो गए, और वो सबसे बुरी कंडीशन है। उसमें तुम्हारे सीधे 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन सीधे ही गलत भर गए, और देयर इज नथिंग यू कैन डू अबाउट इट, में दूसरी हमार नहीं मिलेगी। तो लेट करके पैनिक भी नहीं करना है, जल्दी करके अपना गलती की सुधार की संभावना भी नहीं खत्म करनी है। तो जो मैंने 1 घंटे का स्लॉट दिया कि 1 घंटे में एक बार पूरा पेपर कर लेंगे, उसके बाद हम अपना ओएमआर भर लेंगे। ठीक है? कि जो क्वेश्चन हमने एकदम एग्जैक्टली सही कर लिए उसको हम फिल कर देते हैं। एंड आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि ओएमआर भरने में एक बार और ऑप्शन से अपने आंसर को वेरीफाई कर लेना। बहुत सारे आंसर्स ऐसे होंगे जो तुम ऑप्शन देख के वेरीफाई कर सकते हो, हाँ ये फिट बैठता है, तो जल्दी से क्विकली रीचेक भी कर लिया और फिर ओएमआर में भर दिया। इसमें तुम 10 मिनट्स ले सकते हो, तो तुम्हारे यहाँ पर हो गए 70 मिनट्स पूरे। एंड देन 20 मिनट्स आर लेफ्ट। दोस 20 मिनट्स आर जो तुम्हारे डाउट्स रह गए हैं, तुम्हें रीचेक करना है। डाउट्स अपने जो भी 2-3 क्वेश्चन छोड़े थे अगर, उसको फिर से कर लिया। 20 मिनट्स बहुत होता है, फिर से कर लिया। जब कुछ नहीं आया तो आखिरी के 5 मिनट में कुछ भी भर दिया, कोई भी ब्लॉक खाली छोड़ के नहीं आना। ठीक है? क्लियर है बात? यस सर। Yes, sir. फाइन। Yes. ये मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, सिर्फ एक कोट लिखा हुआ है। अपना स्कूल में अगर हो रहा हो एग्जाम तो अगेन मेरी तरफ से कुछ ऐसा स्टेटमेंट नहीं है, मुझे अच्छा कोट लगा तो मैंने लिख दिया है। उसको समझ में आ गया वो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं।
बाद में मैं फिर समझा दूंगा। समझ में आया वैसे कुछ लोगों को क्या मतलब है? Yes, sir. तो यहाँ कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं चल रहा है जहाँ पर सीटें लिमिटेड है, सबका रिजल्ट अलग अलग आना है, किसी को दूसरे के रिजल्ट से कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो ठीक है, बी फ्रेंडली। और ये तो चलो कुछ हमारे फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, उनके कुछ टेस्टिमोनियल थे तो मैंने डाल दिए हैं। बाकी हम आते हैं टेस्ट पेपर पे। सब लोग टेस्ट पेपर खोल लो। ये नाम किसी इस बैच के बच्चे का नहीं है, सारे फॉरेन स्टूडेंट हैं हमारे। सर हाँ सर पेपर मेरा व्हाट्सएप पे है सर, तो वीडियो ऑफ हो जाएगा सर। ठीक है, कोई यस सर। Yes, sir. बात तो नहीं। मेरा भी ऑफ हो जाएगा। अच्छा, अब तो सबका ही हो जाएगा। हाँ चलो, अब पेपर देखो। और अगर हम बात करें सेक्शन ए की, इस पेपर को तुम लोगों को करना है जो हमारा नेक्स्ट वीक का गैप मिल रहा है। बट अगर मैं कुछ क्वेश्चंस को हाईलाइट करना चाहूँ तो जैसे पहला क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द लीस्ट कॉम्पोजिट एंड लीस्ट प्राइम नंबर। अब ये चीज हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अभी भी आई एम श्योर कि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा कि लीस्ट प्राइम नंबर क्या है। अब देखो बात यहाँ आकर फंसी है हमारे बोर्ड एग्जाम में, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, लीस्ट प्राइम नंबर क्या होता है गाइस? सर 2 रेशियो 1। लीस्ट प्राइम नंबर इज 2। कई लोगों को 1 लगता है, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 1 इज ऑल्सो नॉट अ कॉम्पोजिट नंबर। तो जो हमारा लीस्ट प्राइम नंबर है दैट इज 2। एंड व्हाट इज लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर? 4. 4 4। 4। क्योंकि 1 तो होता नहीं है, 1 कुछ भी नहीं है दोनों में, और 2 तो प्राइम होता है, 3 भी प्राइम हो गया, तो 4 इज द लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर। तो ये देखो बेसिक बात हो गई कि हम बचपन में नहीं ध्यान से पढ़ा और उसके बाद भी कई बार मौका लगा तो नहीं पढ़ा और लास्ट में आके गड़बड़ हो गया। ठीक है, फिर क्वेश्चन 2 कर लोगे, 3 कर लोगे, 4 भी जैसे क्लास 8 का क्वेश्चन है टेक्निकली। 10th में ऐसा क्वेश्चन यूजुअली बुक में नहीं मिलता है कि रोमबस का एरिया है, उसकी हाइट मुझे आ रही है, ये सब क्लास 8 में कराया गया है। 10th में पहले भी नहीं आता था, बाई चांस है ऑब्जेक्टिव पेपर है इसलिए ऐसा क्वेश्चन आ गया है। तो तुम्हें याद होना चाहिए कि एरिया ऑफ रोमबस का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, देन क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 जैसे हो गया, कह रहा है ए एम और पी एन ऑल्टीट्यूड है दो सिमिलर ट्राइंगल के। जब मैं सिमिलर ट्राइंगल पढ़ा रहा था, याद करो मैंने बहुत बार ये लाइन बोली होगी कि दो सिमिलर ट्राइंगल्स में जो साइड्स के रेशियो होते हैं वही रेशियो होते हैं उनके ऑल्टीट्यूड्स के, वही रेशियो होते हैं उनकी मीडियंस के, वही रेशियो होते हैं उनके एंगल बाइसेक्टर्स के। तो अब यही चीज यहाँ पर पूछ ली गई है डायरेक्टली। तो इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, बस मैं ऑफ कोर्स ये पता होना चाहिए कि हाँ भाई सिमिलर ट्राइंगल्स में जो परपेंडिकुलर होते हैं उन या जो ऑल्टीट्यूड होते हैं उनका रेशियो इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द साइड्स। क्वेश्चन 9 की बात करें, अब ऐसा क्वेश्चन भी क्लास 9th में हुआ करता था, जो आखिरी एक्सरसाइज से हमारी लीनियर इक्वेशन की अगर याद हो कि इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। याद आया? एक्स इज इक्वल टू ए, वाई इज इक्वल टू बी, और ऑफ कोर्स दे विल इंटरसेक्ट। 10 कर लोगे, 11 कर लोगे, 12 ट्राई करना, 13 कर लोगे, 14 कर लोगे, 15 कर लोगे, 16 कर लोगे, 17, 18, 19 में देखो एक वर्ड यूज हुआ है डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन। ये वर्ड हम यूजुअली यूज नहीं करते हैं और शायद कई लोगों को ना पता हो इसका क्या मतलब है। पता है तुम लोगों को डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है? यस सर। क्या होता है? कोइंसिडेंट लाइंस। वो जो हमारा तीसरा केस है जब बोथ द लाइंस आर कोइंसिडेंट, यहाँ कंडीशन क्या लगानी है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c। ठीक है, एंड Yes, ये हो sir. गया हमारा सेक्शन ए। तो देखो इसमें बस बेसिक डेफिनेशन पुरानी भी यूज हो गई है, जैसे क्लास 9 से हो सकता है वो क्वेश्चन आ जाए। ये मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ, जहां पर बार लगा होता था, याद है? रिप्रेजेंट 2.43 बार इन पी बाई क्यू फॉर्म। ये हमने 9th में सीखा था, लेकिन 10th में पूछा जा सकता है फॉर श्योर। सब लोग उस कॉन्सेप्ट का रिवीजन जरूर कर लें।
ठीक है। अब देखो सेक्शन बी पर आओगे, यहाँ पर थोड़ी डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगी। 21 यू कैन डू, 22 यू कैन डू, 23 क्वेश्चन। ये यूजुअली तुम्हें बुक में कहीं नहीं मिलेगा, स्कूल में नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन मैं हर साल ऐसा क्वेश्चन कराता हूँ, स्पेशली इन क्लास 9। और बहुत टाइम बाद ये क्वेश्चन हमें दिख गया सैम्पल पेपर में। tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा इज इक्वल टू 2। किसी को याद आया किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है? सर x प्लस 1/x इक्वल टू 2 होता है तो x 1 होता है। वेरी गुड। कि कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल हमेशा 2 या 2 से बड़ा होता है, और 2 सिर्फ वो एक ही केस में होता है जब वो नंबर 1 हो। तो अगर tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा 2 है तो इसका एक ही कंडीशन है कि tan अल्फा की वैल्यू होगी 1। ठीक है। ये बात कई बार हुई है, हमारे स्कूल में क्वेश्चन नहीं आया हुआ कभी, बट देखो सैम्पल पेपर में आ गया है। हमारी 9th की वर्कशीट में हमेशा मिलता है, हर साल मिलता है। इसी पर्पज से डाला जाता है कि कभी ना कभी काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखोगे तो वो भी फंसाने वाला क्वेश्चन है। ये देखो ऐसा क्वेश्चन है जो अगर तुम्हें नहीं आता है तो ऐसे क्वेश्चन तुम्हें छोड़ देने चाहिए। किसी को इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन से करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर तुम क्वेश्चन नंबर 24 में देखोगे तो एलिमिनेशन लगाना चाहोगे तो क्या करना पड़ेगा कि एक इक्वेशन में 131 से मल्टीप्लाई करो और दूसरे इक्वेशन में 217 से मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करते करते ही तुम्हारे 15 मिनट लग जाएंगे इस क्वेश्चन में, अगर तुमने इस अप्रोच से इसको ट्राई किया। तो ये क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन था जो हमें छोड़ना चाहिए था अगर नहीं आता था? इसमें हाथ पैर नहीं मारने चाहिए कि नहीं नहीं ये तो एलिमिनेशन से हो जाएगा, कैलकुलेशन में तो मैं बहुत बॉस हूँ और निकाल के दिखाता हूँ। यहाँ कोई वॉर नहीं चल रहा है कि निकाल के दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन टेक्निकली छोड़ देने वाला क्वेश्चन है। बाकी मेथड क्या है इसका? देखोगे तो पहली इक्वेशन में जो a और b हैं वो दूसरी इक्वेशन में b और a बन गए, कोफिशिएंट इंटरचेंज हुए हैं। तो अब सिखा तो मैं रहा हूँ कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को। तो पहले क्या करना है, हमें दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना है। जब दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो x और y के कोफिशिएंट सेम आ जाएंगे और वो कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा और बहुत छोटी सी इक्वेशन बन जाएगी, बहुत सिंपल सी इक्वेशन। सिमिलरली हम एक बार इन दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर देंगे, फिर से वही कहानी आएगी। जब तुम इन इक्वेशन को सबट्रैक्ट करोगे तो x और y के कोफिशिएंट फिर से सेम बन जाएंगे एंड यू विल हैव टू वेरी वेरी सिंपल इक्वेशंस। समझ गया? एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड किया, सिंप्लीफाई किया, एक बार दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट किया, सिंप्लीफाई किया, एंड दैट्स हाउ यू विल गेट द इक्वेशंस व्हिच आर वेरी इजी टू सॉल्व एंड यू कैन सॉल्व इट। ठीक है? Yes, sir. यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करना खुद से। 26 पे करना, 27 में करना, क्लास में हो रखा है। 28 थोड़ा मेहनत वाला क्वेश्चन है तो करना इसको ट्राई। तो मेहनत वाला ऐसा नहीं है कि कुछ पॉइंट लिखी है। 29 क्वेश्चन देखो, मैं बहुत बार ये क्वेश्चन को कहा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस पढ़ने से करना है बताओ? 29 क्वेश्चन डायगोनल्स मिड पॉइंट फॉर्मूला। डायगोनल्स के मिड पॉइंट हमेशा दोनों डायगोनल्स के मिड पॉइंट सेम होते हैं। बार बार मैंने क्वेश्चन कराया है एंड आई एम श्योर ये क्वेश्चन आएगा, इसमें भी आया है और बोर्ड में भी आएगा। ठीक है? क्वेश्चन 30 कर लोगे? क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दीजिए सर, 29th क्वेश्चन कैसे करना है? मिड पॉइंट, दोनों डायगोनल्स के मिड पॉइंट सेम होंगे ना, पैरेललोग्राम है। यस सर। बुक में भी है, क्लास में भी हुआ है, वर्कशीट में भी है, टेस्ट में भी किया है, हमने हर जगह क्वेश्चन किया है। जब तुम पेपर देखोगे तो मैं सारे क्वेश्चन कर रखे हैं तुमने क्लास में, हमेशा ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, डोंट वरी अबाउट इट, कुछ छूटा नहीं हमारी पढ़ाई से। अब देखो 31 क्वेश्चन। 31 क्वेश्चन किसी को पता है कैसे करना है? क्या ये नया क्वेश्चन लग रहा है? हाँ हम सर एक्स और वाई की वैल्यू डाल दो बस। सर क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट उसी लाइन पे लाई करेगा तो एक्स और वाई की वैल्यू डाल दो, और वो स्लोप से इतना टिपिकल वो 10th में भी देंगे नहीं। क्या बोल रहा हूँ, कहाँ डाल दो एक्स वाई? मैंने गिवन एक क्वेश्चन में, गिवन एक क्वेश्चन में डालने को बोल रहे हो ना, ऑप्शन जो है। तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच से कर सकते नहीं, ऑब्जेक्टिव अप्रोच से नहीं कर सकते हैं। ट्राई ऑब्जेक्टिव तो नहीं हैं हुआ। निकाल कर के। सकते हैं ऑब्जेक्टिव अप्रोच से, लेकिन उसके लिए भी एक स्टेप करना पड़ेगा। सर मिड पॉइंट निकाल के। मिड पॉइंट। ठीक, पहले मैं बात करता हूँ कैसे, पहले तो मैं बात करता हूँ कि ये क्वेश्चन
ये क्वेश्चन छोड़ने वाला क्वेश्चन है अगर तुमने पहली बार देखा होता। ट्रिकी क्वेश्चन जो मैं बात कर रहा हूँ, डिफिकल्ट क्वेश्चन, वो क्वेश्चन नंबर 24 था। ऐसा क्वेश्चन तुमने देखा तो दिस शुड बी वन ऑफ द क्वेश्चन जो तुम्हें रिजेक्ट करना चाहिए। ऐसे ही 31 क्वेश्चन है, ये तुम्हारे लिए नया क्वेश्चन है, तो अगर तुम खुद से ट्राई कर रहे होते तो ये तुम्हारा नेचुरल इंस्टिंक्ट होना चाहिए कि नहीं ये क्वेश्चन छोड़ने वाला है। अब देखो इसको करना कैसे है। एक तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन पूछी गई है, तो मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। आई होप सब लोग समझ पा रहे हैं कि एक लाइन सेगमेंट है, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन पूछी है। फाउंडेशन मैथ्स में हमने पढ़ा हुआ है, क्लास 11th के सिलेबस से बहुत इजीली हो जाएगा, क्लास 10th के सिलेबस से भी हो जाएगा। कैसे होगा वो सुनो। ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्या है कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा क्या इसके मिड पॉइंट से जाएगा। यस यस सर। Yes. पॉइंट निकालो और देख लो किस इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहा है। मिड पॉइंट निकालो और देखो किस इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहा है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ सकती है कि अगर वो पॉइंट दो इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहा हो तो हम फंस जाए। तो एक्चुअल तरीका क्या है, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो मैं बहुत सालों से बोल रहा हूँ, जो पुराने बच्चों को याद होगा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पड़ने वाला हर एक पॉइंट दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होता है। हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे होता है। तो हम कहेंगे कि कोई पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में x, y है, उसके दोनों पॉइंट से डिस्टेंस निकालो। ये एक्चुअली में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। दोनों पॉइंट से डिस्टेंस निकालो, उनको इक्वल कर दो तो तुम्हें इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगी। बट अगेन दैट इज लिटिल बिट हायर लेवल फॉर योर सिलेबस। तो ठीक है, हाँ सिंस ये ऑब्जेक्टिव पेपर है हम स्लोप से निकाल सकते हैं ना। बिल्कुल निकाल सकते हो, ऑब्जेक्टिव है तो कर ही सकते हो। सबको फंडा समझ में आया 31 का। Yes, sir. Yes, sir. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई पॉइंट x, y माना और उसके दोनों पॉइंट से डिस्टेंस निकाल के उसको इक्वल कर दिया। 32 नंबर क्वेश्चन हमने अभी पिछले टेस्ट में ही किया है, सबको याद होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखोगे तो एक्चुअली में इस क्वेश्चन में कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, लेकिन सिंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हमें बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन निकालना है। स्मॉलेस्ट नंबर 1/13 को मल्टीप्लाई करें कि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाए आफ्टर 2 प्लेसेस। तो पहली बात तो 13 से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, डिनोमिनेटर से 13 हटाना है हमें, ठीक है। और अगर टर्मिनेट कराना है तो डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, 2, 5. 2 and 5. 2 या 5, दोनों भी हो सकते हैं। अब सबसे छोटा नंबर 2 प्लेस बाद चाहिए तो कम से कम 2 चाहिए। कितने प्लेस बाद, 100। कितने प्लेस बाद वो टर्मिनेट होता है वो कैसे निकालते हैं याद है, जब 2 की पावर भी होती है 5 की पावर भी होती है तो हम कैसे डिसाइड करते हैं। 2 या 5 में जो भी हाईएस्ट पावर होगी तो वो। पावर ज्यादा होती है वो नंबर उतने ही प्लेस बाद उसका डेसिमल एक्सपेंशन एंड होता है। याद आया सबको। यस सर। अब देखो यहाँ पर अगर हम सिर्फ 2 की पावर 2 के डिनोमिनेटर में दे दें, क्या वो नंबर एंड नहीं होगा 2 प्लेसेस बाद। अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 की पावर 2 होता, क्या वो नंबर 2 प्लेसेस बाद नहीं होता एंड। Sir, हो जाता. हो जाता है सर। एक्चुअली में मिनिमम नंबर क्या होना चाहिए 13/4, लेकिन वो सिंस ऑप्शन में नहीं है तो फिर 13/100 ही रह गया। ठीक है, Yes, sir. क्वेश्चन नंबर मिनिमम नंबर 34। तो 13, सर मिनिमम नंबर तो 13/100 ही होगा, 13/4 तो सबसे बड़ा होगा। अच्छा 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 अच्छा, डिनोमिनेटर में है, सही 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 सही, सॉरी मैं 4 को छोटा समझ बैठा, बट ये नहीं ध्यान दिया कि डिनोमिनेटर में। ठीक बोला प्रत्युष ने। अब इसमें देखो और अच्छी बात, मान लो पूछ लिया होता कि मैक्सिमम क्या नंबर होगा वो, तो हम क्या नंबर लेते हो 13/4। क्योंकि हमें क्या चाहिए कि 2 या 5 में किसी की पावर 2 आ जाए। तो मिनिमम नंबर निकालना है तो डिनोमिनेटर को मैक्सिमाइज करना है, तो दोनों की पावर 2 ले ली, 100 हो गया। अगर सिर्फ 5 की पावर 2 लेंगे तब भी बात बन जाएगी 2 प्लेस वाली, वो मिनिमम नहीं होगा। या सिर्फ 2 की पावर 2 लेंगे तब भी बात बन जाएगी, तो सिर्फ 2 की पावर 2 वाला ऐसा मैक्सिमम नंबर हो जाएगा। ठीक है, 34 जैसा क्वेश्चन आई थिंक हमने किया हुआ है शायद वर्कशीट में या कहीं था, नहीं भी किया है तो ट्राई करना है। 35 नॉर्मल क्वेश्चन है बेस्ड ऑन सेक्शन फॉर्मूला, ये भी ओके है। 36 भी नॉर्मल क्वेश्चन है, कर सकते हो। 37 क्वेश्चन डराने के लिए है। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, देख के कई बार लग रहा है कि अरे क्या इतनी रिंग्स बना दी हैं और क्या कलर है, क्या करें क्या ना करें। सिंपली यहाँ पर तुम्हें 4 शेडेड रीजन दिख रहे हैं, चारों एक जैसे हैं, सिर्फ एक का एरिया निकालना है। नॉर्मली 2 सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बीच में एक कॉर्ड है, बहुत इजीली एरिया ऑफ सेगमेंट निकल आएगा।
तो ये क्वेश्चन वैसा है कि हाथी के दांत वाला है कि बहुत बड़ा दिख रहा है कुछ नहीं ऐसा। क्वेश्चन नंबर 38 बेसिक क्वेश्चन, दो जीरोस दिए, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 39 भी नॉर्मल है और क्वेश्चन नंबर 40 भी ओके क्वेश्चन है, एवरेज लेवल डिफिकल्टी। ठीक है, यस सर। अब आते हैं सेक्शन सी पर। सेक्शन सी में पैराग्राफ है। अब देखो मेरा कहना क्या था कि अगर पहले क्वेश्चन पढ़ा जाए तो क्या ये क्वेश्चन क्या आ सकता है। मान लो हमने पैराग्राफ नहीं पढ़ा, बस देख लिया, तो हमें ये दिख रहा है कि हाँ कुछ पैराबोला टाइप का दिख रहा है, जो कि इन्वर्टेड पैराबोला, उल्टा पैराबोला है। और एक इक्वेशन दे रखी है, एच टी इज इक्वल टू -16t² प्लस 8t प्लस k। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। ये क्वेश्चन हम बिना पैराग्राफ पढ़े नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। एट व्हाट टाइम शी टच द पुल चाहिए, रियाज हाइट इज चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44 देखो, इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 43 देखो, कह रहा रीताज हाइट above the water level is given by polynomial pt whose zeros are this। अब बताओ अगर पॉलिनोमियल के जीरोस दिए क्या तुम पॉलिनोमियल लिख सकते हो? पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत थी इस क्वेश्चन के लिए? नो इसके लिए कोई जरूरत नहीं पैराग्राफ पढ़ने की, लेकिन इसमें एक ट्रिक यूज कर दी है। क्या ट्रिक यूज की है? हमने सम ऑफ जीरोस निकाला, 1 आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाला, -2 आ गया, और पॉलिनोमियल लिख दिया x² माइनस सम ऑफ जीरोस टाइम्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और ऐसा हमारा कोई भी ऑप्शन नहीं है, सॉरी हर जगह टी था, मैंने x लिख दिया। क्या ऐसा हमारा कोई ऑप्शन दिख रहा है? कांस्टेंट के साथ ऐसी फिर हमें कल हो सकता है यहाँ पर कई लोगों को देख के फिर लगे एग्जाम टाइम में कि यार लग रहा है मैंने प्लस माइनस की गलती कर दी होगी, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसीलिए मैंने बोला ये सेक्शन ट्रिकी है, ये जानबूझ के तुम्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है। याद करो हम इसको अवॉइड करते हैं, बट हमने कहा अगर कोई के भी होता तो जीरोज में कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, बाहर के अगर लिखते हैं। ओवरऑल अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पॉलिनोमियल के जीरोज में फर्क नहीं पड़ता है ओवरऑल। ये थ्योरेटिकली बात होती है जब हम चैप्टर शुरू कर रहे होते हैं, बट बाद में ये बात कभी नहीं आती, क्योंकि कभी जरूरत पड़ती नहीं है। यहाँ पर उन्होंने कर दिया ये खेल। तो अगर तुम देखोगे तो ऑप्शन नंबर डी देखोगे, अगर पूरे पॉलिनोमियल में तुम -24 से मल्टीप्लाई कर दो तो ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा, एंड दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब तुमने जो निकाला था वो गलत नहीं निकाला है। बी कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ, और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी ये कर पाओगे, नहीं तो मोस्टली लोग इसमें ए ऑप्शन लगा के आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगेगा कि यार मुझे कम आता है और मुझसे हो सकता है साइन की गलती हो गई हो। भाई बात समझ गए? हाँ, सर ये आप 44 सर, क्वेश्चन की बात कर रहे हैं? 43 है बिल्कुल। ओ ओके ठीक है, सबको ये Yes. क्लियर हो गया है कि इस Yes, पॉलिनोमियल yes, में yes, -24 से मल्टीप्लाई। शोएब क्या बोला? नहीं सर कुछ नहीं सर, नीचे जो डी ऑप्शन था सर वो 8t² दिया हुआ है सर। नहीं 43 क्वेश्चन चल रहा है। ओह सॉरी सर। सिमिलरली 44 क्वेश्चन है, उसमें सम ऑफ जीरोस दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है। क्या तुम्हें पैराग्राफ की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं, यू कैन इजीली No. सॉल्व। x² माइनस x माइनस 6, और फिर से वही काम किया है, मतलब t² है, कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। सो इफ यू सी की सी ऑप्शन में -8 से मल्टीप्लाई कर दिया और वो ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, 45th क्वेश्चन देखोगे तो उसमें कह रहा है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर। क्या फंडा लगाना चाहिए? अगर जीरोस, ये याद है ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार किया है कि जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, उसमें क्या फंडा यूज करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1। अगर जीरोस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होगा तो क्या फंडा यूज करें? सम ऑफ जीरोस 1। 1 क्यों भैया, दोनों को ऐड करोगे क्या आएगा? आपने फिर से रेसिप्रोकल बोला। 0 आएगा, सम ऑफ जीरो 0 आ जाएगा। ये फंडा यूज कर लो। अगेन इसके लिए भी पैराग्राफ की नीड नहीं थी। तो इफ यू सी कि तुम्हारे पास टाइम कम था, तुमने पैराग्राफ नहीं भी पढ़ा, मैं 4 क्वेश्चन करने थे, 3 तो हो ही गए। ठीक है, बात समझ गए? चलो अब पैराग्राफ पढ़ भी लेते हैं। तो कह रहा था गिवन फिगर alongside shows the path of diver when she takes a jump from diving board, clearly it is a parabola। सबने स्विमिंग पूल देखा है, वो जो ऐसा उछल उछल के कूदते हैं बोर्ड से?
डायरेक्टली नहीं, कुछ लोग एकदम दौड़ के वो चिल्लाते हुए कूद जाते हैं, वो बोर्ड नहीं, वो तो ऐसे ही पत्थर पर उछल के कूद जाते हैं, वो बात नहीं हो रही। या शायद तुमने कई बार ओलंपिक्स में या किसी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में देखा होगा, तो पूरा वो जंप लेके फिर वो घूम घूम के कूदते हैं, ऑल्दो यहाँ घूमने घूमने का फंडा नहीं है, बट उस बोर्ड की बात हो रही है कि एक बोर्ड है, यहाँ से लोग कूद रहे हैं और नीचे पानी है, मतलब बोर्ड के लेवल और वाटर के लेवल में पहली बात तो डिफरेंस है, ये दोनों सेम लेवल पे नहीं, वाटर नीचे होगा बोर्ड से ऑब्वियसली। कह रहा था एनी वॉज स्टैंडिंग ऑन द डाइविंग बोर्ड, तो यहाँ पर एनी खड़ी है डाइविंग बोर्ड पे और 80 फीट अबव द वाटर लेवल। अब देखो यहाँ पर हमें मानना पड़ेगा कि हम ओरिजिन कहाँ मान रहे हैं, जीरो कहाँ मान रहे हैं। बेस्ट है कि नीचे जीरो मान लेते हैं, वाई एक्सिस मान लेते हैं इसी को, जो वाटर लेवल है ये वाई एक्सिस हो गया हमारा, सॉरी एक्स एक्सिस हो गया, और ये हाइट कितनी आ जाएगी 48. 48। She took a dive into the pool. Her height above the water level at any time. जो कह रहा है कि जो एक फॉर्मूला दे रखा है, ये फॉर्मूला किसका है कि एनी की हाइट किसी टाइम में, किसी टाइम टी में कितनी है, मतलब टी की वैल्यू डाल दोगे तो उसकी हाइट मिल जाएगी। T1 डाला तो 1 सेकंड में कहाँ पर थी, T2 डाला 2 सेकंड में कहाँ थी, T5 डाला तो 5 सेकंड में कहाँ थी, उसका फॉर्मूला है। उसी में बेस्ट पहला क्वेश्चन था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। तो देखो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन हम क्या यूज कर सकते हैं कि एनी एट, ये फिजिक्स में थोड़ी सी यूज हो गई, अगर फिजिक्स में ऐसे क्वेश्चन किए होंगे, एट टी इज इक्वल टू 0, मोशन में किए है ना, जब कोई बात हो रही है तो हम टाइम को 0 ले सकते हैं, और जब टाइम 0 है तब एनी की हाइट कितनी है वाटर लेवल से 48. 48, तो हम बोल सकते हैं h0 इज इक्वल टू 48। Yes. काइंड ऑफ 9th में वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट अ पॉइंट यूज हो रहा है, जब टाइम 0 है तो उसकी हाइट 48 है, मतलब अगर टी में 0 पुट करोगे तो वैल्यू 48 आनी चाहिए, टी में 0 पुट करो, ये 0 और ये के बच गया, तो क्या के की वैल्यू 48 आ गई? Yes. Yes, sir. That's how first question will be done. दूसरा है at what time will she touch the water in the pool? ये कौन बता सकता है? कह रही वो किस टाइम पे वाटर को टच करेगी, ऐसे गई वो और एक मोमेंट होगा ना जब वाटर को टच किया होगा, बताओ क्या फंडा लगाए? सर height zero. 0 होगी। वाटर लेवल पे पहुंचना मतलब उसकी हाइट वाटर से 0 हो गई, तो पूछ रहा है कि किस टाइम पे हाइट 0 होगी, मतलब एच टी को 0 डाल दो और टी निकालना है। तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है, एक क्वेश्चन छोड़ना था, बताओ क्या ये वाला क्वेश्चन छोड़ना चाहिए था हमें? Yes, sir. क्यों क्वाड्रेटिक सॉल्व करें जब बाकी क्वेश्चन इजीली हो गए हैं? तो इस तरह से हमें पहचानना है कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं। -8 पूरे से डिवाइड कर दो, 2t² माइनस टी माइनस 6 इज इक्वल टू 0, फैक्टराइज करोगे तो t की वैल्यू आ जाएगी 2 और -3/2, टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, तो t इज इक्वल टू 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पहला पैराग्राफ। पेपर तुम सबको सॉल्व करना है तो अभी नोट वोट मत करो, सिर्फ समझ लो। दूसरा केस स्टडी देखोगे तो उसमें भी बहुत लंबी कहानी है, डायग्राम भी है। डायग्राम देख के ऐसा लग रहा है कि दिस इज बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो लोग एग्री कर रहे हो, ग्राफ दिख रहा है? Yes, sir. अभी हम पैराग्राफ नहीं पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ EHJ। अब बताओ ए के कोऑर्डिनेट पता है क्या? EH और J तीनों के कोऑर्डिनेट पता है क्या? मैं ग्राफ देख के Yes, sir. यस सर। सेंट्रॉइड निकाल लोगे? सेंट्रॉइड का फॉर्मूला याद है? यस सर। x1 + x2 + x3/3। पैराग्राफ की नीड थी No. Sir. प्लेयर P, जो कि डायग्राम में नहीं, कोई प्लेयर P कहीं है, नीड्स टू बी एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम A एंड G एंड APG आर इन स्ट्रेट लाइन, तो P की पोजीशन कहाँ होगी? अब बताओ अगर APG तीनों स्ट्रेट लाइन में है और P दोनों से इक्वल डिस्टेंस में है, तो बेसिकली क्या ये क्वेश्चन A और G का मिड पॉइंट पूछ रहा है? यस सर। Yes, sir. इससे इजी क्या मिलेगा, ना पैराग्राफ पढ़ना है, कुछ नहीं करना है, सीधा मिड पॉइंट निकाल देना है। तीसरा कह रहा था पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस जो I और E से इक्वल डिस्टेंट हो। किया हमने ऐसा क्वेश्चन, एक्स एक्सिस पे पॉइंट जो दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हो, यस सर। 1,0 लिया, दोनों से डिस्टेंस इक्वल रख दिए, हो गया खत्म, कोई पैराग्राफ की नीड नहीं है। Coordinates of position of player Q such that his distance from K is
twice its distance from E and K, Q, E are collinear. जो कोलिनियर बता के वो बार बार कहता है कि तीनों एक ही लाइन में है, तो जो Q है उसके डिस्टेंस K से जो है वो डबल है किसकी, जो उसकी डिस्टेंस E से है। बेसिकली क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, सेक्शन formula. ये दिया है, E दिया है और ये रेशियो है 2:1, बस ये लैंग्वेज में बता रखे हैं कि उसकी Q से K से डिस्टेंस E से डिस्टेंस है डबल। अगेन पैराग्राफ से कोई मतलब ही नहीं है। अब सिमिलरली 50th क्वेश्चन, y एक्सिस पे वो पॉइंट जो B और C से इक्वल डिस्टेंस पे हो। 48 जैसा क्वेश्चन, x में x एक्सिस, सॉरी 48 में x एक्सिस से था और यहाँ पर y एक्सिस से आ गया। ठीक है, तो ओवरऑल बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं मैं कि पेपर बहुत इजी लेवल का है, हमें बहुत कॉन्शियस रहना है पेपर देते वक्त, स्पेशली इन सेक्शन बी एंड पैराग्राफ। ठीक है, बट पेपर में सफिशिएंट टाइम है, पेपर में सारे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। मैं मान रहा हूँ कि 2-3 क्वेश्चन हो सकता है ऐसा जो तुम लोगों के लेवल के ना हो, बट उतने तो हमें छोड़ने का ऑप्शन दिया गया है। बस तुम्हें स्मार्ट इनफ बनना है, ये ढूंढना है कि कौन से क्वेश्चन हमें छोड़ने हैं। ठीक है, Yes. Yes. Yes, sir. किसी का कोई डाउट No, sir. कुछ और पूछना है? तो मुझे क्वेश्चन नंबर Sir. 21 पूछना था। क्वेश्चन नंबर 21 ट्राई कर लिया है क्या तुमने? यस सर। फिर से ट्राई करना सैम्पल पेपर, हम फिर से डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के सेंस में। अभी हमने क्वेश्चन के सेंस में नहीं किया, अभी मैंने सिर्फ बताया है टाइप कैसा है। तो 1 मिनट, सब लोगों को ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर करना। Thank you.